नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं सोनल। आप देख रहे हैं तीन खबर सबकी नज़र। जिन तीन बड़ी खबरों पर हमारी नज़र रहेगी, सबसे पहले उसके बारे में आपको बता देते हैं। आज हम बात करेंगे उपराष्ट्रपति पद की विपक्षी उम्मीदवार मार्गरेट अल्वा की टेंशन को लेकर। अल्वा ने शिकायत की है कि उनके फ़ोन कॉल डाइवर्ट हो रहे हैं, जिसकी वजह से वे अपने प्रचार अभियान के लिए संपर्क नहीं कर पा रही। दूसरी खबर मध्य प्रदेश से है, जहाँ बाघों की मौत के मामले लगातार सामने आ रहे हैं और इसके बाद अब टाइगर स्टेट छीने जाने का खतरा भी मध्य प्रदेश को बढ़ गया है। तीसरी खबर छत्तीसगढ़ से है, जहां राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने साफ किया कि अवैध कब्जों पर यूपी की तर्ज पर बुलडोजर नहीं चलाए जाएंगे। तो ये वो तीन बड़ी खबरें रहेंगी जिन पर हमारी नजर है। सबसे पहले बात कर लेते हैं राष्ट्रीय खबर की, यानी उपराष्ट्रपति पद के लिए विपक्षी उम्मीदवार मार्गरेट अल्वा ने ट्वीट कर बताया कि बीजेपी के कुछ साथियों से जब उन्होंने बात की, उसके बाद उनके मोबाइल फ़ोन की सभी कॉल डाइवर्ट की जा चुकी है। उन्होंने बताया कि वो ना तो कॉल कर पा रही हैं, ना ही कोई फ़ोन रिसीव कर पा रही हैं। उन्होंने इस बारे में बीएसएनएल और एमटीएनएल को भी लिखा है और ये लिखते हुए वादा किया कि अगर उनका फ़ोन रिस्टोर हो जाता है तो वो बीजेपी, टीएमसी या बीजेडी के किसी भी सांसद से फ़ोन पर बात नहीं करेंगी। उपराष्ट्रपति चुनाव में विपक्ष की उम्मीदवार मार्गरेट अल्वा समर्थन को लेकर खासी सक्रिय हैं। बीते शनिवार को उन्होंने समर्थन मांगने के लिए बीजेपी शासित राज्य कर्नाटक के सीएम बसवराज बोम्मई और असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा से भी बातचीत की थी। उन्होंने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल से मुलाकात कर समर्थन मांगा। 17 जुलाई को एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने मार्गरेट अल्वा को उपराष्ट्रपति पद के लिए विपक्ष का उम्मीदवार घोषित किया था। वहीं अल्वा के खिलाफ एनडीए ने पश्चिम बंगाल के राज्यपाल रहे जगदीप धनखड़ को खड़ा किया है। 16 जुलाई को एनडीए ने धनखड़ के नाम की घोषणा की थी। और मार्गरेट अल्वा की इस टेंशन को लेकर बात करते हैं। प्रेम कुमार जी, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रेम कुमार जी, मार्गरेट अल्वा जी को जो टेंशन हुई है, इसके पीछे क्या आप देख रहे हैं वजह? क्या वाकई में जो उन्होंने तंज कसा है, जो ट्वीट में कहा है कि अब उनकी कॉल्स जो हैं वो डाइवर्ट किए जा रहे हैं, दो तीन बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात करने के बाद, आप किस तरह देख रहे हैं इस पूरे विषय को? हाँ, निश्चित रूप से ये चिंता का विषय है। उपराष्ट्रपति पद की उम्मीदवार मार्गरेट अल्वा शिकायत कर रही हैं, तो ये गंभीर बात है। और उन्होंने जिस तरीके से कैंपेन अपने हाथ में लिया है और अपने विरोधी राजनीतिक दल के मुख्यमंत्री से भी बात कर रही हैं, तो एक उम्मीदवार के रूप में उनका ये हक बनता है। और चुनाव लड़ने का लोकतंत्र में यही तरीका है कि जो कोई भी वोटर हो, जो पोटेंशियल वोटर्स हों, उन तक पहुंच बनाई जाए और उन तक आग्रह किया जाए, ताकि अंतरात्मा की आवाज पर जो वोट पड़ते हैं वो वोट दिए जा सके। किसी सैद्धांतिक आधार पर या किसी के डिक्टेशन पर सांसद विधायक वोट न करें, ये कम से कम राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में एक्सपेक्टेशन रहती है, क्योंकि यहाँ कोई व्हिप नहीं होता और अपनी आत्मा पर ही लोग वोट करते हैं। तो इस हिसाब से इन्होंने हेमंत बिस्वा शर्मा से बात की या बीजेपी शासित दूसरे प्रदेश के मुख्यमंत्रियों से बात की, तो उसके बाद अगर इनके फोन डाइवर्ट हो रहे हैं, इनको उन तक पहुंचने नहीं दिया जा रहा है या इस किस्म की कोई शिकायत आ रही है, तो ये तुरंत जांच का विषय होना चाहिए। चुनाव आयोग को इस पर ध्यान देना चाहिए कि इस शिकायत को तुरंत कैसे दूर किया जाए। और हम ये देख रहे हैं कि इस बार राष्ट्रपति के मुकाबले उपराष्ट्रपति के चुनाव में विपक्ष अधिक सशक्त रूप से सामने है। और इसके बावजूद कि तृणमूल कांग्रेस की ममता बनर्जी का रुख थोड़ा अलग है, लेकिन हमने ये भी देखा है कि जो यशवंत सिन्हा जी तृणमूल कांग्रेस की ओर से उम्मीदवार थे, खुद उन यशवंत सिन्हा जी को पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार करने से रोका गया। ममता बनर्जी ने उन्हें अपने यहाँ चुनाव प्रचार करने नहीं दिया और बाद में उन्होंने ये भी कहा कि द्रौपदी मुर्मू अगर उन्हें पहले पता होता तो अपने यशवंत सिन्हा की उम्मीदवारी पर वो नहीं सोचती। तो इस तरीके से एक सरेंडर जैसी स्थिति जो है ममता बनर्जी की तरफ से दिखी। और इस बार भी जगदीप धनखड़, जो कि पश्चिम बंगाल के राज्यपाल हैं और उनको एनडीए ने उम्मीदवार बनाया है वाइस प्रेसिडेंट के रूप में, तो उसके बाद से एक शब्द भी ममता बनर्जी जी के मुंह से इस उपचुनाव में, उपराष्ट्रपति के चुनाव में नहीं दिखा है जो एनडीए उम्मीदवार के खिलाफ हो। तो इस तरह से एक सहमति का जो अंदेशा राजनीतिक गलियारे में है कि
ममता बनर्जी की एक सहमति हो गई है एनडीए से, लेकिन उनको छोड़ करके बाकी जो विपक्ष है 17 दलों ने तो नाम ही प्रस्तावित किया है मार्गरेट अलवा जी का, और दूसरे विपक्षी दल भी, इवन अरविंद केजरीवाल भी मिल रहे हैं या उनसे बात कर रहे हैं। तो ये एक विपक्ष की एकता में या एक अधिक एकजुट होकर के विपक्ष दिख रहा है। तो मार्गरेट अलवा की उम्मीदवारी उपराष्ट्रपति के चुनाव में कहीं मजबूत विपक्ष का प्रतिनिधित्व कर रही है। जी बिल्कुल। और वाकई में प्रेम कुमार जी, लेकिन ये जो कुछ हो रहा है, ये जिस तरह से उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति चुनाव होते हैं एक सम्मानीय पद के लिए, उसमें कम से इस तरह कॉल डाइवर्ट किया जाना, या जो कुछ अभी पिछले कुछ दिनों से राजनीतिक स्तर गिरते हुए लगातार देख रहे हैं, ये वाकई में एक चिंता का विषय है। और क्या किसी भी हद तक जाया जा सकता है, वो भी इतने सम्मानीय पदों के लिए, ये भी अब भारत में एक सोचनीय विषय हो गया है। ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है, ये घटना दुर्भाग्यपूर्ण और महत्वपूर्ण दोनों इसलिए है कि देखिए, पेगासस का जो मसला था, जिसमें विदेश से सॉफ्टवेयर खरीदे गए सरकार की ओर से, और सभी जो सरकार विरोधी हो सकते हैं, विपक्ष, सोशल एक्टिविस्ट, पत्रकार, उन सब के फोन पेगासस के जरिए टेप किए, न सिर्फ टेप किए गए बल्कि मोबाइल के सारे डाटा खंगाल लिए गए, चूंकि पेगासस वैसा ही सॉफ्टवेयर है। और इस पर सरकार पहले इनकार करती रही, फिर बाद में कबूल की सरकार ने कि हाँ उसने ऐसा किया है, लेकिन क्यों किया है और किस अधिकार के तहत किया है, ये बात आज भी देश जानना चाहता है। और उस पर चूंकि कोई कार्रवाई अदालत की ओर से नहीं हुई है, तो ये एक और घटना जो वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में वाइस प्रेसिडेंट के उम्मीदवार को, विपक्ष के उम्मीदवार को फोन करने में दिक्कत आए और डाइवर्ट हो, जाहिर बात है कि वो कॉल रिकॉर्डिंग भी हो रही होगी, इसकी कोई गारंटी नहीं दे सकता। तो ऐसी सूरत में ये एक तरह से डेमोक्रेसी को खत्म करने की ओर देश बढ़ रहा है। प्रेम कुमार जी, बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए, हमें इतना वक्त देने के लिए। तो प्रेम कुमार जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े थे, उन्होंने कहा कि वाकई में एक नई तरह की परंपरा प्रथा शुरू हुई है जो कि खतरनाक है, और पेगासस के बाद से ही इस तरह की संभावनाएं ज़्यादा बढ़ी हैं, इस तरह के मामले ज़्यादा बढ़े हैं। इस बीच मार्गरेट अलवा के टेंशन के बारे में हमने आपको विस्तार से बताया। इधर दूसरी खबर का रुख करते हैं और अब बात मध्य प्रदेश की कर लेते हैं। मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट कहा जाता है। देश के टाइगर स्टेट का गौरव प्राप्त मध्य प्रदेश में बाघों की मौत के मामले में अब नया रिकॉर्ड बनाया जा रहा है। जनवरी 2022 से 15 जुलाई 2022 तक मध्य प्रदेश में 27 बाघों की मौत दर्ज की गई है। यह आंकड़ा अन्य राज्यों की तुलना में सबसे ज्यादा है। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने हाल ही में अपनी वेबसाइट पर आंकड़े प्रकाशित किए, जिसके अनुसार इस साल 15 जुलाई तक देश में कुल 74 बाघों की मौत दर्ज की गई। उनमें से अकेले मध्य प्रदेश में 27 मौतें हुई। वहीं इस अवधि के दौरान किसी भी राज्य में होने वाली बाघों की मौत में ये आंकड़ा सबसे ज्यादा है। बाघों की मौत के मामले में मध्य प्रदेश पहले स्थान पर है, जबकि पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र बाघों की मौत के मामले में दूसरे स्थान पर है, जहां इसी अवधि के दौरान करीब 15 बाघों की मौत हुई है। एनटीसीए के आंकड़ों के अनुसार कर्नाटक में 11, असम में 5, केरल और राजस्थान में 4, उत्तर प्रदेश में 3, आंध्र प्रदेश में 2, बिहार, ओडिशा और छत्तीसगढ़ में 1 बाघ की मौत हुई। अधिकारियों के अनुसार क्षेत्रीय लड़ाई, बुढ़ापा, बीमारियां, अवैध शिकार और बिजली के करंट बाघों की मौत के कुछ प्रमुख कारणों में से एक है। तो 15 जुलाई तक देश में कुल 74 बाघों की मौत हुई है, और जिस तरह से मध्य प्रदेश का आंकड़ा चौंकाने वाला है, 27 बाघों की मौत हो गई, एनटीसीए ने बताया। तो क्या अब 526 बाघों के साथ जिस तरह से मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट का दर्जा प्राप्त है, उससे ये ताज छिन जाएगा? ये एक बड़ा सवाल है। और इस बीच जिस तरह से बाघों की लगातार मौत हो रही है, उसने तो चिंता में डाला ही है। ये ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बता रहे हैं कि कहाँ कितने बाघों की मौत हुई है इस साल। एनटीसीए के मुताबिक मध्य प्रदेश में 6 बाघ अभ्यारण्य हैं। कान्हा, बांधवगढ़, पेंच, सतपुड़ा, पन्ना और संजय डुबरी में बाघ अभ्यारण्य हैं। तो जनवरी 2022 से 15 जुलाई 2022 यानी 6 महीना लगभग मान लीजिए, 15 जुलाई तक का चूंकि आंकड़ा है, तक 27 बाघों की मौत दर्ज हो चुकी है मध्य प्रदेश में। यह आंकड़ा चूंकि अन्य राज्यों की तुलना में अत्यधिक है, और चिंता अब ये कि क्या टाइगर स्टेट का दर्जा मध्य प्रदेश से छिन जाएगा।
वरिष्ठ कांग्रेस नेता के मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं इस विषय पर। के जी, किस तरह देख रहे हैं, क्या वजह हो सकती है बाघों की मौत की? मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट का दर्जा मिला हुआ है और उसके बाद इस तरह से बढ़ती बाघों की मौत की संख्या चिंता में डाला। देखिए ना, सरकार जब बुजदिल हो तो टाइगर स्टेट का दर्जा तो मजाक कहलाएगा, मगर जिस तरह शिकारियों और सरकार के अधिकारियों के बीच संगनमत कॉन्स्पिरेंसी के तहत बाघों की मौत हो रही है और 6 माह में 27 बाघों की मौत हुई है या उनका शिकार किया गया है, तो यह पूरी तौर पर एक नेक्सस काम कर रहा है और उस नेक्सस को सरकार का पूरा संरक्षण प्राप्त है, मंत्रियों का संरक्षण प्राप्त है। जी, मंत्रियों का संरक्षण प्राप्त है, लेकिन कोई भी स्टेट या किसी भी स्टेट के मंत्री या किसी भी पार्टी की वहां पर सरकार हो, ये क्यों चाहेगी कि यदि उसे कोई गौरव प्राप्त हुआ है किसी विषय में तो वो जाए? लेकिन इसमें आप क्या विशेष तौर पर बड़ी लापरवाही देख रहे हैं के जी? मैं वही आपसे फिर रिपीट कर रहा हूं कि ब्यूरोक्रेट, सरकार और शिकारियों का नेक्सस काम कर रहा है और कई बार वो चेहरे चिन्हित होकर सामने भी आए हैं, मगर उन्हें वन मंत्री द्वारा बचाया गया है। तो कई चेहरे सामने आए हैं लेकिन वन मंत्री द्वारा बचाया गया है। बहुत शुक्रिया के मिश्रा जी हमसे बात करने के लिए इस विषय पर। तो आपको बता दें कि देश के टाइगर स्टेट का गौरव प्राप्त है मध्य प्रदेश को और ऐसे में बाघों की मौत के मामले में नया रिकॉर्ड बनाया है। जनवरी 2022 से 15 जुलाई 2022 तक मध्य प्रदेश में 27 बाघों की मौत दर्ज की गई। यह आंकड़ा अन्य राज्यों की तुलना में सबसे ज्यादा है। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने हाल ही में अपनी वेबसाइट पर आंकड़े प्रकाशित किए। राजपाल सिंह सिसोदिया जी जुड़ रहे हैं, बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ। राजपाल जी, आपसे जानना चाहेंगे अब कि अभी के मिश्रा साहब हमारे साथ जुड़े थे, उन्होंने कहा कि लापरवाही है जिस तरह से संबंधित जो विभाग है उसकी और संबंधित जो विभाग के मंत्री हैं उनकी, क्योंकि ये मामले और ये शिकायतें से संबंधित कहीं आई हैं, लेकिन बजाय कार्रवाई करने के बचाया जा रहा है दोषी अधिकारियों को। देखिए, दोषी को बचाने का कल्चर तो कांग्रेस का था, हमारे यहाँ ये कल्चर नहीं है। एक बात, अगर इस पूरे मामले की जांच करने के बाद में अगर कोई दोषी पाया जाएगा तो निश्चित तौर पर उसको पनिशमेंट मिलने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार में होगा। हमारी सरकार जो है, ये जो मामला संज्ञान में आया है, इस मामले का पूरा संज्ञान लेकर और दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने का काम करेगी। किन परिस्थितियों में और कैसे बाघ की मौत हुई है, उस विषय में सरकार जो है अपने स्तर पर जांच करके कार्रवाई करेगी। राजपाल जी, लेकिन आपने बड़ा ये रटा रटाया सा जवाब दे दिया। देखिए, जब कुछ होगा सामने, दोषी पाए जाएंगे, जांच होगी पहले और उसके बाद सज़ा मिलेगी, ये तो होता ही है, हर कोई कर सकता है जब उसके सामने मामला है। लेकिन आपकी सरकार है और स्टेट को चूंकि टाइगर स्टेट का दर्जा मिला है, पहले छिन गया था, एक बार फिर से उसे हासिल किया, तो अब इसको बचाए रखना, मेंटेन करना भी ज़रूरी है। क्या अब तक ध्यान नहीं गया कि पूरे देश में सबसे ज़्यादा बाघों की मौत 27 मौतें हुई है जनवरी से लेकर जुलाई तक मध्य प्रदेश में? ये चिंता का विषय नहीं था? निश्चित तौर पर चिंता का विषय है, पर आज क्या चाहती तालिबान ही कानून लगा दें क्या? पहले सजा दी तो फिर जांच करें। हर प्रकरण की जो है एक प्रक्रिया है जी। हर चीज का हमारे यहाँ पर एक कॉन्स्टिट्यूशनल व्यवस्था है। हमारे यहाँ पे प्रक्रिया का पालन करके किया जाता है, तो प्रक्रिया का पालन करके दोषियों को सर, तालिबानी सजा की बात नहीं कर रही हूँ मैं, आपसे बात कर रही हूँ बाघों को सेव करने की, उनकी मौत से पहले उनको बचाने की। जो प्रमुख कारण सामने आए हैं उनसे उनको कैसे बचाया जाए, इसके लिए तो पहले एक्टिव होना होगा ना, वरना होने के बाद तो फिर जांचें होगी, दोषी को कार्रवाई होगी। फिलहाल बहुत धन्यवाद राजपाल जी हमसे बात करने के लिए। आपका वन मंत्री विजय शाह जी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विजय जी, आपसे जानना चाहेंगे, बाघों की मौत 27 जनवरी से लेकर जुलाई तक, क्या कहेंगे इस पर? देखिए मैडम, बाघों की अभी हमारे मध्य प्रदेश का ये गौरव है कि 526 बाघ हमारे पास है और बाघ स्टेट हमारे को दर्जा मिला। सामान्यतः एक बाघ की जो उम्र होती है वो 10 से 12 साल सरवाइव कर पाता है, और अगर बीच में एरिया को लेकर के अगर झगड़े हो गए तो अपन मान के चले कि बीच में भी उनकी डेथ हो जाती है। 526 बाघ और एवरेज उनकी उम्र होगी मैक्सिमम 10 से 12 साल। तो 6 महीने में अगर अपन ऐसे गिनती लगाएं तो सामान्य मौतें भी होती हैं, लेकिन सामान्य मौतों के अलावा जो बच्चे हैं या कप्स हैं उनकी सुरक्षा के लिए जो उपाय करना होते हैं वो हम लोग करते हैं, लेकिन कई बार आपसी भिड़ंत में भी डेथ हो जाती है। कुछ नेशनल हाईवे, नेशनल पार्क के बीच में से भी निकले हैं, कुछ रोड में भी उनकी होती है।
और जिन लोगों ने करंट लगा करके या जहर दे करके जानवर को मारा है वो हम लोग पकड़ने में सख्ती भी करते हैं। जी विजय शाह जी, अभी आपसे पहले हमारे साथ के मिश्रा साहब जुड़े थे कांग्रेस से, उन्होंने सीधे तौर पर आरोप लगाया कि वन मंत्री ने कुछ लोगों को बचाया है जो अफसर इसमें दोषी थे। उन्होंने कहा कि जो कारण आपने बताया, इसके अलावा अवैध शिकार और करंट लगने की जैसे आपने बात कही है, इसके अलावा कई तरह की बीमारियां, तो उन्होंने कहा कि ये ध्यान नहीं दे रही दरअसल सरकार, और जो लोग इसमें दोषी पाए जाते हैं उनको भी बचाने का काम करते हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, वो तो प्रूफ करें, बताएं। शिकार, टाइगर का शिकार हो या वन्य प्राणी का शिकार हो, किसी भी को बचाने का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता। मैं तो 14 साल पहले भी वन मंत्री था। मध्य प्रदेश में मैं पहला आदमी हूँ जो 14 साल बाद वापस वन मंत्री बना हूँ। वनों में रहता हूँ, आदिवासी हूँ और जंगलों से और वाइल्ड लाइफ से इतना प्यार करता हूँ, तो बचाने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं। जी, चूंकि ये चिंता का विषय है कि देश में 27 बाघों की मौत सिर्फ मध्य प्रदेश में हुई है, तो ये इसके लिए और भी ज़्यादा बेहतरी करने के लिए या उनकी बीमारियां हैं यदि उस पर ध्यान देने की, जिस तरह से करंट से उनकी मौत हो रही है उसे किसी तरह रोकने की, और ख़ासतौर पर शिकारी जो हैं उन पर शिकंजा कसने के लिए कोई उम्मीद करें कि आने वाले दिनों में सख्त कार्रवाई करेंगे वन मंत्री? निश्चित रूप से हम लोग अलर्ट हैं और बहुत सख्त कार्रवाई करेंगे, ऐसी जानकारी देंगे। तो सर, अभी जिस तरह का एनटीसीए के आंकड़े आने के बाद एक भय हुआ कि कहीं मध्य प्रदेश से जो टाइगर स्टेट का दर्जा है वो छिन तो नहीं जाएगा? मैं आपको फिर आश्वस्त करता हूं मैडम कि 26 में जिनकी उम्र है एवरेज 10 से 12 साल, तो 6 महीने में साल भर में कितनी डेथ होना चाहिए, तो ये आंकड़ा निकाल लें, नॉर्मल डेथ। दूसरी बात, हम फिर दावा कर रहे हैं कि अब जब अगले महीने, मुझे लगता है कि सितंबर तक हमारी रिपोर्ट भारत सरकार से आ जाएगी और हम फिर टाइगर स्टेट के दर्जे होंगे और लगभग 650 टाइगर के आसपास होने की हमें उम्मीद है और हम फिर टॉपर होंगे। जी बिल्कुल, तो बहुत सारी शुभकामनाएं आपको इसके लिए। यदि 650 टाइगर होने की उम्मीद आप कर रहे हैं, लेकिन खासतौर पर भोपाल राजधानी के आसपास इस तरह की कई बार हम लोग खबरें पढ़ते हैं कि वो आ गए कोलार कलियासौत के आसपास, तो वो खतरा मानव लोगों के लिए भी है और उनके खुद के लिए, जैसे आपने कहा कि कुछ एक्सीडेंटल भी केस होते हैं, तो ऐसे में और ज़्यादा दुरुस्त करने की व्यवस्थाओं को ज़रूरत लगती है, खासतौर पर राजधानी और जहाँ इनका विचरण ज़्यादा देखने को मिल रहा है। हालांकि बाघ को स्वतंत्र जंगल तो चाहिए ही विजय जी, अपने रहने के लिए और अपने जीवित रहने के लिए, साथ ही साथ एक अच्छी दिनचर्या के लिए। इसलिए यही उम्मीद करेंगे कि मध्य प्रदेश से टाइगर स्टेट का दर्जा ना छिने, बने रहे। इसके लिए आप काम कर रहे हैं, इसके लिए शुभकामनाएं। बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो विजय शाह, वन मंत्री मध्य प्रदेश, हमारे साथ जुड़े थे। उन्होंने कहा कि आने वाले वक्त में 650 संख्या होने जा रही है बाघों की, ऐसी उम्मीद है उनको। तो फिलहाल मध्य प्रदेश से टाइगर स्टेट का दर्जा छिनेगा, ऐसी कोई स्थिति नहीं। बाकी ये जो संख्या है, उन्होंने कहा वो इसलिए भी है क्योंकि 10 से 12 साल, ज़्यादा 13 साल बाघ जीता है, तो ऐसे में चूंकि मध्य प्रदेश में बाघों की संख्या ज़्यादा है, इसलिए ये जो है एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, इसमें कोई बहुत ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ के बारे में। नहीं चलेगा बुलडोज़र। जी हाँ, छत्तीसगढ़ में अवैध कब्जों पर यूपी की तर्ज पर, जिस तरह उत्तर प्रदेश में या कहें मध्य प्रदेश में भी चला कई जगह, बुलडोज़र यहाँ नहीं चलाया जाएगा। मंत्री जय सिंह अग्रवाल ने इस मामले में प्रदेश सरकार की मंशा को लेकर विधानसभा में अपना बयान दिया। विधानसभा में विपक्षी विधायकों ने ध्यानाकर्षण के माध्यम से सरकारी जमीन पर भूमाफियाओं के कब्जे का मामला उठाया था। विपक्षी विधायकों ने कहा कि इसमें मामला दर्ज करने की जगह अतिक्रमण को सीधे गिराया जाना चाहिए, जिस पर मंत्री जय सिंह अग्रवाल ने कहा कि प्रदेश में सरकारी जमीन पर अतिक्रमण को लेकर 18,030 मामले दर्ज किए गए हैं। इनमें से 8,199 मामले निराकृत हुए हैं और 9,831 मामलों की जांच चल रही है। वहां के अपराधी यहां छत्तीसगढ़ भागकर आ रहे हैं और अवैध काम कर रहे हैं। सरकार किसी भी तरह का बेजा कब्जा स्वीकार नहीं करेगी। कब्जा करने वालों पर नियम के मुताबिक ही कार्रवाई की जाएगी। देखिए, छत्तीसगढ़ में जो सरकार चल रही है वो टकासेर भाजी टकासेर खाजा वाली सरकार चल रही है। इस सरकार में जो सत्ता पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं उनको 100 खून माफ हैं। पूरे छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के लोगों को जमीनों पर कब्जा करने के लिए यह नया कानून लाया गया कि 152% पैसा देकर कोई भी जमीन का पट्टा अपने नाम बनवा सकता है। उसके नियम तो हैं कि 2017 के पहले जो काबिज होंगे उनको मिलेगा। कोरबा में ग्राम बरवसपुर में अवैध कब्जे की शिकायत ग्रामीणों द्वारा मिली थी, जिसमें
मैंने कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे, उसमें कार्रवाई प्रक्रियाधीन है और उसके बाद जाके स्पॉट पे एसडीएम, तहसीलदार, आरआई पटवारी उन्होंने जांच करके उसमें नोटिस जारी किया है। तो विमल चोपड़ा जी हमारे साथ बीजेपी नेता जुड़ रहे हैं। विमल जी, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से जैसे अग्रवाल जी ने कहा कि यूपी की तर्ज पर यहाँ कार्रवाई नहीं होगी, यहाँ पर बुलडोजर नहीं चलने वाला है, आपकी प्रतिक्रिया? ये ऐसा है, जैसा भय अतिक्रमणकारियों में पैदा होना चाहिए वैसा भय सरकार पैदा नहीं करना चाहती, बल्कि उनको संरक्षण देना चाहती है। यूपी में जिस प्रकार से बुलडोजर चले हैं, जात पात धर्म किसी को भी ना देखते हुए सरकार ने कार्रवाई की, और जिससे एक प्रकार का जो आपराधिक तत्व हैं, जो अतिक्रमणकारी हैं, उन पर भय पैदा हुआ है उनके मन में, और उन्होंने अतिक्रमण करना बंद किया है। लेकिन छत्तीसगढ़ में ऐसी कार्रवाई न करके सरकार उनको संरक्षण दे रही है। जिस प्रकार से आरोप लगा है कि रोहिंग्या जो है वहां बस रहे हैं, तो ऐसा लगता है कि बंगाल, बिहार और अन्य राज्यों की तर्ज पर कश्मीर, जम्मू में जिस प्रकार से रोहिंग्या बस रहे हैं, वैसा छत्तीसगढ़ सरकार भी उनको संरक्षण देकर के एक नया वोट बैंक जो है बनाना चाहती है, और इसलिए वो उन पर बुलडोजर नहीं चलाएगी। लेकिन जो गरीब लोग हैं, जो वनवासी हैं, जो जंगलों में रह रहे हैं, उन पर कई बार सरकार जो है, इस सरकार ने बुलडोजर चलाया है। तो ऐसा लगता है कि ये सरकार अतिक्रमणकारियों को संरक्षण देना चाहती है। जी यहाँ पर डॉक्टर विमल जी, लेकिन एक बात आपसे जानना चाहेंगे, देखिए जब तक दोष साबित ना हो जाए उसके किसी भी बने हुए पर बुलडोज़र क्यों चलाया जाए? ये प्रथा शुरू ज़रूर हुई है, लेकिन जब दोषी साबित नहीं हुआ उससे पहले उसका नुकसान कर देना, या उस घर में से किसी ने किया है, उसके पिता ने वो घर बनाया, उस पर बुलडोज़र चलाना, ये कहाँ तक ठीक है? नहीं, देखिए ऐसा है, जितने भी अतिक्रमणकारियों पर उत्तर प्रदेश की सरकार ने बुलडोजर चलाया है वो सब कानून के तहत चला, और सारे लोग जो हैं सुप्रीम कोर्ट तक गए हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने भी उनको राहत नहीं दी, और ये कहा कि बुलडोजर की कार्रवाई को अब नहीं सकते। जब कोर्ट ने इसका तो न्यायसंगत ठहराया है, तो आप ये कि वो दोषी नहीं, वो दोषी है, और सरकार ने सारे कागजात देखने के बाद जो है उनके ये कार्रवाई की है। तो इस प्रकार का आरोप लगाना ये गलत है। छत्तीसगढ़ सरकार को भी उनके कागजात की जांच करके तत्काल बुलडोजर चलाना चाहिए। जी, हालांकि उन्होंने कहा कि जिन मामलों की जांच चल रही है उसमें पूरी निगाह है सरकार की, इसके अलावा कुछ मामलों के निराकरण भी हो चुके हैं, इसलिए उन्होंने कहा कि इसकी ज़रूरत नहीं लगती, और विधानसभा में उन्होंने बयान दिया। डॉक्टर विमल चोपड़ा जी, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए आपका। तो फिलहाल आपको बता दें कि अवैध कब्जों पर नियम के मुताबिक ही कार्रवाई होगी। राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने कहा, उत्तर प्रदेश की तर्ज पर छत्तीसगढ़ में बुलडोजर नहीं चलाए जाने वाले हैं। प्रदेश में सरकारी ज़मीन पर अतिक्रमण को लेकर 18,030 मामले दर्ज किए गए हैं। जयसिंह अग्रवाल ने बताया, विधानसभा में इनमें से 8,199 मामले निराकृत हुए हैं, और इसके अलावा बाकी बचे 9,831 मामलों की जांच जारी है। और इसी के साथ 3 खबर सबकी नज़र में फ़िलहाल इतना ही। मुझे भी दीजिए इजाज़त। नमस्कार।